हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और खासकर ईएनएम यानी इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोडिंग में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएनएम कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर एंड ट्रिक। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर नहीं होंगे, बल्कि हर क्वेश्चन को सिंपल भाषा में समझाया भी जाएगा, ताकि आप इंटरव्यू में सिर्फ आंसर याद न करें बल्कि उसके कंसेप्ट को भी समझें। और अगर आप फ्रेशर हैं, मेडिकल कोडर हैं या एनएमओपी कोडिंग में स्विच करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में पार्ट 1 बनाने वाले हैं, जिसमें टॉप के 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टॉप के 50 क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी या नहीं लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ईएनएम कोडिंग? तो इसका आंसर है सिंपल सा, ईएनएम कोडिंग इज द असाइनमेंट ऑफ सीपीटी कोड डिस्क्राइब पेशेंट इनकाउंटर फॉर प्रोवाइडर। आप समझिए इसको। ईएनएम कोडिंग का सिंपल मीनिंग है पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इनकाउंटर को अप्रोप्रिएट सीपीटी कोड से रिप्रेजेंट करना है। इसमें ऑफिस विजिट, हॉस्पिटल केयर, कंसल्टेशन और इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट जैसे सर्विस इंक्लूड होती है। ईएनएम कोडिंग से इनकाउंटर की कॉम्प्लेक्सिटी और लेवल ऑफ सर्विस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट होती है। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, इनकाउंटर प्लस सीपीटी कोड प्लस कॉम्प्लेक्सिटी प्लस लेवल ऑफ सर्विस। तो इससे डिसाइड हो जाएगा ईएनएम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज द ईएनएम लेवल मैटर टू द रिवेन्यू साइकिल? इसका आंसर है द ईएनएम लेवल अफेक्ट रीइंबर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन मस्ट सपोर्ट द सिलेक्टेड लेवल। यानी कि ईएनएम लेवल रेवेन्यू साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड हायर कॉम्प्लेक्सिटी हायर रीइंबर्समेंट सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्टेड लेवल को सपोर्ट नहीं करती है तो अब कोडिंग और ऑडिट रिस्क हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अंडर लेवलिंग से कंप्लायंट रेवेन्यू मिस हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू टिप देखें तो नेवर सिलेक्ट ए हायर लेवल विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। जब तक डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तब तक हायर लेवल को चूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द ऑफिस आउट पेशेंट ईएनएम कोड रेंज। तो इसका न्यू पेशेंट का जो कोड है 99202 से 99205 तक है, और स्टेब्लिश पेशेंट का 99211 से 99215। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा लो है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा हाई है। इसमें आप इंटरव्यू टिप में देख सकते हैं, न्यू 99202 टू 99205, स्टेब्लिश 99211 से 99215 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिस्ट द हॉस्पिटल इन पेशेंट यानी कि ऑब्जर्वेशन कोड फैमिलीज। इसका आंसर है इनिशियल के लिए 99221 से 99223, सब्सिक्वेंट के लिए 99231 से 99233, सेम डे एडमिशन या डिस्चार्ज के लिए कोड है 99234 से 99236, 3 कोड हैं, और डिस्चार्ज के लिए 99238 से 99239, केवल 2 कोड हैं। 2023 से हॉस्पिटल इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन स्टेटस के लिए ये कोड फैमिली कंबाइंड फ्रेमवर्क में यूज होती है। इनिशियल केयर, सब्सिक्वेंट, सेम डे एडमिशन, डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू टिप में 2023 हॉस्पिटल कोड मर्जर को जरूर रिमेंबर करें। यानी कि ये कोड आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिंपली पूछ लिया जाता है इंटरव्यूअर से। इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि डिस्चार्ज का कोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कोड रिप्रेजेंट कंसल्टेशन एंड व्हाट हैपेन 99241 और 99251? तो इसका आंसर है ऑफिस आउट पेशेंट कंसल्टेशन का कोड है 99242 से 99245 तक। इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन कंसल्टेशन का कोड है 99252 से 99255 तक। और बाकी ये जो दोनों कोड है डिलीटेड कोड हैं, इनको 2023 में डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ईएनएम फैमिली आर यूज इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड फॉर क्रिटिकल केयर? तो इसका आंसर है ईडी में 99281 से 99285, क्रिटिकल केयर में 99291 से 99292, ईएमएस डायरेक्शन में 99288। इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विस के लिए 99281 से 99285 है। इसी के रेंज के बीच में कोड यूज होता है, जिसमें लो, मॉडरेट, हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द नर्सिंग फैसिलिटी एंड होम सर्विस कोड फैमिली।
दोस्तों इसका आंसर है नर्सिंग फैसिलिटी इनिशियल के लिए 99304 से 99306, सब्सिक्वेंट के लिए 99307 से 99310, डिस्चार्ज के लिए कोड है 99315 और 99316, होम रेजिडेंस के लिए न्यू पेशेंट के लिए 99341 से 99345 और इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए 99347 से 99350 तक है। क्वेश्चन नंबर 8, आर ईएनएम लेवल इंटरचेंजेबल अक्रॉस कैटेगरी? इसका आंसर है नो, ईएनएम लेवल आर डिफाइंड विद इन दियर स्पेसिफिक कैटेगरी। इसका एक्सप्लेनेशन समझो। लेवल 2 का मतलब है हर ईएनएम कैटेगरी में सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल न्यू ऑफिस विजिट 99202, इस्टेब्लिश ऑफिस विजिट 99212 और ईडी जो विजिट है 99282 अपने अपने कैटेगरी के लेवल पे डिफिनीशन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन आउट पेशेंट वर्सेस इन पेशेंट फॉर ईएनएम पर्पस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आउट पेशेंट यानी कि केयर विदाउट फॉर्मल एडमिशन ओवरनाइट स्टे, इन पेशेंट यानी कि केयर आफ्टर फॉर्मल एडमिशन। आउट पेशेंट आउट पेशेंट केयर में फॉर्मल एडमिशन नहीं होता है, जैसे क्लिनिक, ऑफिस, ईडी और ऑब्जर्वेशन। इन पेशेंट केयर फॉर्मल एडमिशन के बाद फैसिलिटी लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है। 2023 हॉस्पिटल कोड ने इन पेशेंट और ऑब्जर्वेशन को सेम कोड फैमिली में ब्रिज किया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट विजिट? इनिशियल फर्स्ट इनकाउंटर फॉर द स्टे और प्रॉब्लम, सब्सिक्वेंट फॉलोअप मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इनिशियल विजिट में बेसलाइन असेसमेंट और प्लान इस्टेब्लिश किया जाता है। सब्सिक्वेंट विजिट में पेशेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया जाता है, प्लान एडजस्ट किया जाता है और इंटरवल चेंज एड्रेस किया जाता है। इंटरव्यू टिप में देख सकते हैं आप, इनिशियल इस्टेब्लिश असेसमेंट प्लान, सब्सिक्वेंट के लिए फॉलोअप या मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल डू हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन प्ले इन करेंट ईएनएम लेवलिंग? आंसर, फॉर EMDM level service, history and exam must be medically appropriate but are not scored to determine the level। यानी इसको समझते हैं हिंदी में, करेंट EMDM बेस ENM कोडिंग में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मेडिकली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, लेकिन ओल्ड 1995 वर्सेस 1997 काउंटिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू लेवल डिटरमाइन नहीं होता है यहाँ पे। इंटरव्यू टिप में याद रखिए, करेंट फ्रेमवर्क यानी EMDM और टाइम, नॉट ओल्ड एलिमेंट काउंटिंग, EMDM बेस पे या तो टाइम बेस पे काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द टू परमिशिबल बेसिस फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट ENM लेवल? आंसर, MDM और टाइम, मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, डिफाइन ए न्यू पेशेंट। बहुत ज़्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप समझिए न्यू पेशेंट का डिफिनीशन क्या होता है। A patient who had not received a professional face-to-face service from the physician, qualified health professional or same specialty या सब specialty physician in the same group within the previous 3 year। यानी कि न्यू पेशेंट डिटरमाइन में 3 ईयर रूल इम्पॉर्टेंट है। सेम फिजिशियन या सेम स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी के फिजिशियन से सेम ग्रुप में प्रोफेशनल फेस टू फेस सर्विस प्रीवियस 3 ईयर में नहीं होनी चाहिए, तो न्यू पेशेंट एज ए कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एन इस्टेब्लिश पेशेंट। आंसर, अ पेशेंट हु हैज रिसीव अ प्रोफेशनल सर्विस फ्रॉम द फिजिशियन और सेम स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी ग्रुप पार्टनर विद इन द प्रीवियस 3 ईयर। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अगर पेशेंट ने प्रीवियस 3 ईयर में सेम फिजिशियन या सेम स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी के सेम ग्रुप फिजिशियन से प्रोफेशनल सर्विस रिसीव की है, तो पेशेंट इस्टेब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन सॉ पेशेंट लास्ट 3 ईयर, नाउ कार्डियोलॉजी फिजिशियन इन सेम ग्रुप सीज पेशेंट न्यू और इस्टेब्लिश। इसका आंसर है न्यू, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी चेंज हो चुकी है। पहले इंटरनल मेडिसिन में देखा गया था, अब कार्डियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 16, सेम सिनेरियो लास्ट वाला, बट बोथ फिजिशियन आर जनरल इंटर्निस्ट इन द सेम ग्रुप क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेब्लिश पेशेंट।
दोनों फिजिशियन सेम स्पेशलिटी सेम ग्रुप में हैं और सर्विस 3 ईयर के अंदर हुई है, इसीलिए पेशेंट स्टेब्लिश क्लासीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 17, डज द 3 ईयर क्लॉक डिपेंड ऑन द सेम प्रॉब्लम और सेम ऑफिस लोकेशन? राइट आंसर इज नो। 3 ईयर रूल कंप्लेंट या ऑफिस लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। प्रोवाइडर स्पेशलिटी और ग्रुप रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंप्लेंट या डिफरेंट ऑफिस लोकेशन पेशेंट को ऑटोमेटिकली न्यू हैबिट नहीं बनाती है। इंटरव्यू टिप में प्रॉब्लम एंड लोकेशन डू नॉट रीसेट द 3 ईयर रूल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट काउंट एज ए प्रोफेशनल सर्विस फॉर द न्यू और established डिटर्मिनेशन? आंसर ए फेस टू फेस सर्विस रिपोर्टेड बाय ए सीपीटी कोड। प्रोफेशनल सर्विस के कंटेक्स्ट में फेस टू फेस सीपीटी रिपोर्टेड सर्विस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए रेडियोलॉजिस्ट का सिर्फ एक्सरे इंटरप्रिटेशन विदाउट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट पेशेंट को स्टेब्लिश नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफ्रेंशिएट स्पेशलिटी एंड सब स्पेशलिटी। आंसर स्पेशलिटी यानी कि ब्रॉड फील्ड, सब स्पेशलिटी यानी कि नैरोअर क्रेडेंशियल फोकस। एग्जाम्पल इंटरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक जैसे ब्रॉड फील्ड स्पेशलिटी हैं। कार्डियोलॉजी विद इन इंटरनल मेडिसिन या पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी जैसे नैरोअर फील्ड सब स्पेशलिटी है। क्वेश्चन नंबर 20, इज देयर आर न्यू स्टेब्लिश डिस्टिंक्शन इन द ईडी? राइट आंसर इज नो। इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विस में न्यू वर्सेस स्टेब्लिश पेशेंट डिस्टिंक्शन अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे केवल 99281 से 99285 किसी भी पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू कवरिंग फिजिशियन अफेक्ट पेशेंट स्टेटस? आंसर द कवरिंग फिजिशियन स्टैंड इन द शूज ऑफ द फिजिशियन बीइंग कवर्ड। यानी कि अगर फिजिशियन अनअवेलेबल है और कवरिंग फिजिशियन सर्विस प्रोवाइड करता है तो पेशेंट क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली उसी तरह की जाएगी जैसे ओरिजिनल फिजिशियन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 22, फिजिशियन चेंज ग्रुप एंड सीज द पेशेंट एट न्यू प्रैक्टिस विद इन 3 ईयर स्टेटस। स्टेब्लिश पेशेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट रिलेशनशिप फिजिशियन के साथ फॉलोअप होता है, प्रीवियस ग्रुप के टैक्स आईडी के साथ नहीं। इसीलिए फिजिशियन के न्यू प्रैक्टिस में भी पेशेंट स्टेब्लिश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट द जनरल रूल फॉर चूजिंग बिटवीन एमडीएम एंड टाइम। आंसर यूज नाइदर एमडीएम और टाइम विच एवर अप्रोप्रिएटली सपोर्ट द हायर लेवल। यानी कि एमडीएम और टाइम टेबल में से जो हायर लेवल को सपोर्ट करेगा उसको हम प्रियोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ईएनएम कैटेगरी कैन नेवर यूज टाइम? इमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्विस 99281 to 99285, it totally depend on MDM. Question number 25, which service is only time based? क्रिटिकल केयर 99291 और 99292, यह टाइम बेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 26, टू विच कोड डज MDM नॉट अप्लाई? आंसर 99211 एंड 99281। 99-211 और 99-281 ऐसे सर्विस डिस्क्राइब करते जो फिजिशियन की परजेंस रिक्वायर नहीं कर सकती, इसलिए एमडीएम कंसेप्ट इन कोड पर अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ एमडीएम? स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट, हाई। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द 3 एलिमेंट दैट डिफाइन एमडीएम। आंसर प्रॉब्लम एड्रेस यानी कि कोपा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस, डेटा रिव्यू एंड एनालाइज, रिस्क ऑफ पेशेंट यानी मैनेजमेंट। एमडीएम के 3 चार्ट होते हैं, चार्ट ए प्रॉब्लम फोकस होते हैं, चार्ट बी डेटा रिव्यू होते हैं और चार्ट सी जो होते हैं वो पेशेंट मैनेजमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट द 2 of 3 रूल। ओवरऑल एमडीएम लेवल इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट लेवल मेट और एक्सीड बाय द 2 of the 3 एलिमेंट। यानी कि 3 एलिमेंट में से 2 मेट होना जरूरी है। एमडीएम में 3 एलिमेंट में से मिनिमम 2 एलिमेंट सेम लेवल या उससे हायर लेवल मीट करना चाहिए। प्रैक्टिकल शॉर्टकट के लिए लोवेस्ट एलिमेंट को ड्रॉप करके रिमेनिंग 2 में लोअर लेवल को ओवरऑल एमडीएम माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30,
If the three elements are low, moderate, high, what is the overall MDM? Then we consider as moderate MDM. लो, मॉडरेट और हाई तीनों अलग अलग लेवल पे हैं, तो इसमें अगर मुझे प्रायोरिटी देनी होगी तो मॉडरेट एमडीएम को देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन अ प्रॉब्लम फॉर एमडीएम पर्पस। आंसर, अ डिजीज, कंडीशन, इलनेस, इंजरी, सिम्टम, साइन, फाइंडिंग, कंप्लेंट और अदर मैटर एड्रेस एट द विजिट। एमडीएम के लिए प्रॉब्लम सिर्फ डायग्नोस डिजीज नहीं है, सिम्टम, साइन, फाइंडिंग, कंप्लेंट, इंजरी भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोवाइडेड इट इज एड्रेस एट द इनकाउंटर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अ प्रॉब्लम कंसीडर एड्रेस। आंसर, व्हेन इट इज इवेल्युएटेड और ट्रीटेड एट द इनकाउंटर। यानी प्रॉब्लम तब एड्रेस काउंट होती है जब रिपोर्टिंग प्रोवाइडर उसके इवेल्युएट या ट्रीट करता है। ऑप्शन कंसीडर बट रिजेक्टेड आफ्टर रिस्क बेनिफिट डिस्कशन भी काउंट हो सकता है। सिर्फ मेंशन करना या किसी प्रोवाइडर के मैनेजमेंट का रेफरेंस देना इनफ नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर हॉस्पिटल इन पेशेंट ऑब्जर्वेशन इनकाउंटर विच प्रॉब्लम स्टेटस काउंट। आंसर, द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द डेट ऑफ द फेस टू फेस इनकाउंटर। Define a minimum problem. A problem that may not require the presence of the physician through the services furnished under the supervision. Minimal problem concept 99221, 99281 टाइप सर्विसेज एसोसिएटेड है, जहाँ पे फिजिशियन की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन अ सेल्फ लिमिटेड और माइनर प्रॉब्लम। A temporary problem that with a definite course that is unlikely to permanently alter health status। यानी कि समझे तो सेल्फ लिमिटेड या माइनर प्रॉब्लम का प्रेडिक्टेबल कोर्स होता है, टेम्प्रोरी होती है और जनरली परमानेंट हेल्थ इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन स्टेबल क्रोनिक इलनेस। अ प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड टू लास्ट एटलीस्ट 1 year और अनटिल डेथ। स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गोल। इसका एक्सप्लेनेशन समझे तो स्टेबल क्रोनिक इलनेस का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 year या डेथ तक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेबल का मीनिंग सिर्फ अनचेंज होना नहीं है। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट गोल पर नहीं है, कंडीशन स्टेबल नहीं माना जा सकता है, इवन इफ सिम्टम अनचेंज है तो भी। क्वेश्चन नंबर 37, डिफाइन एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस और इंजरी। आंसर, आर रिसेंट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम विथ लो मॉर्बिडिटी रिस्क एंड एक्सपेक्टेड फुल रिकवरी। एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस रिसेंट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होती है जिसमें मॉर्बिडिटी रिस्क लो होता है और ट्रीटमेंट के बाद फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है। एग्जाम्पल जैसे सिस्टाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस एंड सिंपल स्प्रेन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज ए स्टेबल एक्यूट इलनेस। आंसर, अ न्यू रिसेंट प्रॉब्लम फॉर विच ट्रीटमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड द पेशेंट इज इम्प्रूविंग बट नॉट टू फुल्ली रिजॉल्व। स्टेबल एक्यूट इलनेस एक रिसेंट प्रॉब्लम होती है जिसमें ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट इंप्रूव कर रहा होता है, प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुई रहती है। क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन क्रोनिक इलनेस विथ एग्जर्वेशन प्रोग्रेशन साइड इफेक्ट। आंसर, अ क्रोनिक इलनेस दैट इज वर्सनिंग, पुअरली कंट्रोल्ड, प्रोग्रेसिंग और रिक्वायरिंग अटेंशन टू ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट। जब क्रोनिक कंडीशन एक्यूटली वर्सन हो, पुअरली कंट्रोल्ड हो, प्रोग्रेस कर रही हो या ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट के लिए एडिशनल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड हो, तो ये मॉडरेट कोपा कैटेगरी सपोर्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन अनडायग्नोस न्यू प्रॉब्लम विथ अनसर्टेन प्रोग्नोसिस। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। इसका सबसे अच्छा समझाते हैं, अनडायग्नोस न्यू प्रॉब्लम का असेसमेंट फाइनल डायग्नोसिस पर डिपेंड नहीं करता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऐसी कंडीशन जो इंटरवेंशन के बिना हाई मॉर्बिडिटी कॉज कर सकती है, अनसर्टेन प्रोग्नोसिस कैटेगरी में आ सकती है। क्लासिक एग्जांपल न्यू ब्रेस्ट लंप हैं, जैसे कि कोई ब्रेस्ट में लंप है तो वहाँ पे डिसाइड नहीं है, उसके लिए फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या है, मेटास्टेटिक्स है, कौन सा कैंसर है। जैसे किसी का वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो उसका भी उसके लिए फर्दर रिक्वायरमेंट होगा टेस्ट का और पता किया जाएगा, तो उसके लिए यही एग्जाम्पल सेट है। क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन एक्यूट इलनेस विद सिस्टमिक सिम्टम। एन इलनेस विद सिम्टम अफेक्टिंग वन और मोर ऑर्गन सिस्टम
एंड हाई मॉर्बिडिटी रिस्क विदाउट ट्रीटमेंट, यानी कि एक्यूट इलनेस विद सिस्टमिक सिम्टम में सिम्टम वन और मोर ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है और अनट्रीटेड कंडीशन में हाई मॉर्बिडिटी रिस्क हो सकता है, जैसे न्यूमोनाइटिस एंड कोलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 42, डिफाइन एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड इंजरी। एन इंजरी रिक्वायरिंग इवेल्युएशन बियॉन्ड द इंजर्ड ऑर्गन, एक्सटेंसिव इंजरी इवेल्युएशन और मल्टीपल रिस्की ट्रीटमेंट ऑप्शन। एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड इंजरी में सिर्फ इंजरी ऑर्गन की इवेल्युएशन इनफ नहीं होती है, एडिशनल बॉडी सिस्टम इवेल्युएट करने पड़ सकते हैं या इंजरी एक्सटेंसिव मल्टीपल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच टू कोपार्ट डिटरमाइन definition support high complexity, chronic illness with severe exacerbation, progression, side effect, and acute chronic illness or injury posing threat to life bodily function. Question number 44, what is the acute uncomplicated illness injury requiring inpatient or observation care? Answer, a short term low morbidity problem whose treatment require inpatient or observation intensity, यानी ये शॉर्ट टर्म और लो मॉर्बिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट इंटेंसिटी इन पेशेंट या ऑब्जर्वेशन लेवल की रिक्वायर्ड होती है। एक कंसेप्ट 2023 हॉस्पिटल कोड मर्जर के कंटेक्स्ट में गाइडलाइन में ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, डू सिम्टम डेट कुड रिप्रेजेंट अ लाइफ थ्रेट ऑटोमेटिकली स्कोर हाई कोपा? नो, evaluation and treatment must be consistent with the potential severity. Question number 46, name the 4 data level: minimal, limited, moderate and extensive. Question number 47, what are the 3 data category? Category 1, test document independent historian. Category 2, independent interpretation. Category 3, discussion with external physician या QHP or appropriate source. Question number 48, what does limited data require? At least one of two category. Category 1, any combination of two qualifying element. Category 2, assessment requiring an independent historian, यानी कि लिमिटेड डेटा अचीव करने के लिए क्वालिफाइंग कैटेगरी 1 एलिमेंट के एनी टू का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कैटेगरी 2 में इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन असेसमेंट क्वालिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज मॉडरेट डेटा रिक्वायर? आंसर, एट लीस्ट वन ऑफ 3 कैटेगरी. कैटेगरी 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कैटेगरी 2 इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, कैटेगरी 3 एक्सटर्नल डिस्कशन भी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट डज एक्सटेंसिव डेटा रिक्वायर? आंसर, एट लीस्ट 2 ऑफ 3 कैटेगरी. एक्सटेंसिव डेटा के लिए 3 डेटा कैटेगरी में से मिनिमम 2 कैटेगरी मीट करानी होती है। कैटेगरी 1 में क्वालिफाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा टॉप के 50 क्वेश्चन जो ईएनएम में आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी सेकेंड पार्ट में भी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये सीरीज़ ख़त्म हुई नहीं है, सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आप कमेंट कीजिए बताइए ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंपनी में ट्राई कर रहे हैं और आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।